1 minute. Second question, in case of problem based on the insolvency of partner as per Garner versus Murray case, a partner through solvent has a credit balance in the capital account on date of dissolution but a debit balance in the capital account after sharing the loss on realization. Such a partner should किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन बताओ. गार्नर वर्सेस मूरे कहां सुन रखा है? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप. ठीक है, पार्टनरशिप. बहुत बढ़िया. ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन. पहले वाला हार्ड लेवल क्वेश्चन है, ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है क्योंकि जिस बच्चे ने पार्टनरशिप करी है किस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जिस बच्चे ने पार्टनरशिप करी है, ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल दोनों को ही मतलब का हुआ, उस बच्चे का ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से बड़े प्यार से निकल जाएगा. ठीक है, इजी सा. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस. बताओ सब्जेक्ट. finished goods, work in progress, valuation of machinery कहां पर रखा है? कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग. अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. ठीक है, बेसिकली जिसने वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी का चैप्टर बहुत अच्छे से करा होगा वो कर लेगा क्योंकि इसमें आपको दो चीजें देखिए, आप ध्यान से अगर देखोगे, एक तो आपको दे रखा है फिनिश गुड्स और एक दे रखा है वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है, इन्वेंट्री चैप्टर के अंदर इन दोनों का बहुत सिंपल सा यूज है. उन दोनों को हम एक फॉर्मूला है वो लगाएंगे तो अपना मेथड भी आ जाएगा और इससे रिलेटेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाएगा. जो जैसे कि इस पार्ट में थ्योरी पूछी है वो भी आपको कराई जाएगी. ठीक है, नीचे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, the cause for regular major inspection for fault as a condition of continuing to operate an item of property plant and equipment. बताओ सब्जेक्ट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बहुत बढ़िया. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये वाला जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना बच्चा क्या होता है हम लर्न कर लेते हैं कि AS10 किससे रिलेटेड है? डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है. ठीक है, उसके अंदर नहीं पढ़ते, ये उसके अंदर का क्वेश्चन आ रखा है. जिसने AS10 की डिफाइन नहीं पढ़ी ना, सिर्फ ये लर्न कर लिया कि हाँ ये स्टैंडर्ड इसका होता है, उसका एक क्वेश्चन गया. आता हुआ क्वेश्चन ये छूट जाता है ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. फिफ्थ, under stock and debtor method related to dependent inland branch for abnormal loss of stock at branch besides credit to branch stock by branch profit loss account and branch adjustment account. ठीक है, ये भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही क्वेश्चन है ब्रांचिंग चैप्टर से. ठीक है, ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये कोई भी बच्चा कर लेगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इस चैप्टर से. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. unless otherwise stated a preference share is always deemed to be. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हर कोई कर सकता है, बताओ आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन बताएगा? बोलो. ओके, सी. बाकी बच्चे? आपको बच्चा बोलना पड़ेगा, मैं मैसेज आपके नहीं देख सकता, स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज. 4 सर. 4. बाकी? फोर ऑप्शन. 4. बाकी? बाकी बच्चे पक्का 4th, मेजॉरिटी 4th की है. ठीक है, आओ. क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. प्रेफरेंस शेयर के बारे में सबको पता है. ठीक है, ये भी पता है कि टाइप्स पता है, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस, आपका वोटिंग राइट होता है नहीं होता है, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल, नॉन कन्वर्टेबल. हमने 6 के 6 टाइप्स, 8 के 8 टाइप्स पढ़ रखे हैं. आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रेफरेंस शेयर का बेसिक मतलब डिफॉल्ट टाइप कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब उनको वोटिंग राइट नहीं होता, और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसको हम इक्विटी में, या जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम इक्विटी में ट्रांसफर कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये डिफॉल्ट होता है प्रेफरेंस शेयर का. अब ये मैं एक हार्ड मतलब हार्ड लेवल पे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि
बेसिक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको आता है, सबको पता है, बट तब भी सारे बच्चों को गलत हुआ है नहीं हुआ, यही चीज को हमने यहाँ पे सुधारना है, यही चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी बहुत, ठीक है। आओ नेक्स्ट। ओके, अपने पास है सेवेंथ। इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी रिजर्व कैपिटल, इजी क्वेश्चन है, बताओ सेवेंथ बता दोगे? सेवेंथ। सर सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले रिजर्व कैपिटल क्या होती है? सर वो कैपिटल, जैसे कि सर अगर कोई कैपिटल इशू किया गया है और उसमें से 10 रुपए अगर फेस वैल्यू है, तो अगर हम 8 रुपए कॉल अप करते हैं और 2 रुपए हम नहीं कॉल अप करते फ्यूचर के लिए, तो वो जो कैपिटल होता है वो रिजर्व कैपिटल होता है, जिसको हम वाइंडिंग अप के टाइम पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बाइंडिंग अप मतलब देखो 10 रुपए 8 रुपए ये तो चलो ठीक है, ये बात का है, बात की चीज है, मेन जो चीज होती है, ये रिजर्व कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जिसको हम वाइंडिंग अप के अलावा कभी भी यूज नहीं कर सकते, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तब, ठीक है। क्वेश्चन में है कि रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर AS3 की जो बैलेंस शीट बनती है, कंपनी बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, कौन बताएगा? आंसर दीजिए सब। क्या आंसर है? बी। हाँ, सी। सी। ओके, बाकी बच्चे सी, एक का सी आया है। आई थिंक डी। आई थिंक डी। सर 4। फोर सर सी। डी ऑप्शन। डी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, डी। बाकी डी। डी। डी सर 4। फोर। ओके, ओके, मतलब मोस्ट ऑफ रेफरेंस हमारी डी की है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया सभी ने, इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये दोबारा आ गया स्लाइड, मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। नेट प्रॉफिट्स ऑफ आत्मा लिमिटेड फॉर द ईयर 2021-22 का आपको दे रखा है, सब दे रखा है डेटा। ड्यूरिंग 2021 द कंपनी incurred 7 lakh and 3 lakh as on free education and medical treatment of the employee of the company and their family respectively under CSR projects. State the shortfall of expenditure on CSR as per Companies Act 2013। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन के अंदर आपको गुमराह करा जा रहा है। गुमराह कैसे करा जा रहा है? आपको जो ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको लगेगी सर ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बच्चा उससे निकालता है, बट ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसका यूज तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपको कंपनी लॉ CA, कंपनी लॉ 2013 पूरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एक्ट गिवन होता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें ऊपर वाला जो इंफॉर्मेशन उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन कहते हैं। बेसिकली इसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स का एक क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। अब ये मैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है जिसको मैं बच्चों को कहता हूँ कि लीव कर दो। क्यों लीव कर दो? आपको कंपनी एक्ट पता है, ठीक है, अगर पता है तब जाके आप सॉल्व करोगे, अगर नहीं पता सॉल्व करने बैठ गए गलत सॉल्व होगा, गलत पे टिक, गलत क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सी बात। ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। एक्सट्रीम लेवल, हार्ड लेवल वो क्वेश्चन है जिसको आपने कब करना है? एट द एंड। एट द एंड जब आपके पास टाइम बच जाए उसके बाद ही इन क्वेश्चनों को उठाना है, उससे पहले इन क्वेश्चनों को आपको नहीं उठाना। क्लियर है? हाँ या ना? सारे बच्चे बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 31 मार्च 2011, इक्विटी है फुली पेड अप 128, प्रेफरेंस 42 करोड़। आप सब भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको ही पढ़ना है, मेरा मुंह दुख जाएगा यार, बहुत 120 और 100 220 क्वेश्चन है, डरो मत। Okay, redemption, plant revaluation, this and this. Company offered buyback price at 20% over the market price. Market this and calculate the maximum per revision number of equity share that can be brought as per Company Act 2013। अब ये भी एक क्या है, एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन है। क्यों पता है?
इसके अंदर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस कंपनी लॉ 2013 का मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है। ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन आपकी शेयर से रिलेटेड है, ठीक है। मैक्सिमम परमिजिबल नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमें पता है आ गई। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 उसके अंदर जो जुरिस्डिक्शन होगी उसको लगा के हमें निकालना है, ऐसे नहीं कुछ भी निकालना, ठीक है। तो ये भी मैं क्वेश्चन वही है, लीव करना है एट द स्टार्ट। इस क्वेश्चन को आपको नहीं उठाना, एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर एफएसएन इन्वेंट्री कंट्रोल इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये कोई बता सकता है? एफएसएन सिस्टम बहुत पॉपुलर सिस्टम है इन्वेंट्री में, बताओ आंसर। सेकेंड। सेकेंड, बाकी सेकेंड और अच्छा सेकेंड क्यों है ये भी बताना है, पहले बोल रहा हूं मैं। सेकेंड क्यों है, सेकेंड पे बोल रहे बच्चे, सेकेंड है, ओके। बाकी सर समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है, हमने पढ़ा ही नहीं एफएसएन सिस्टम इन्वेंटरी कंट्रोल में। ये बेटा मॉडरेट लेवल तो नहीं, इजी एंड मॉडरेट के बीच का क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जिसने एफएसएन, देखो हम तो पढ़ाएंगे, एफएसएन अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। एफएसएन का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा, इसमें कोई दुविधा आपको नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आओ इस पे आते हैं, क्वेश्चन बड़ो फटाफट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ अ मशीनरी एट 6000 मशीन आवर्स इज 1,12,000। इफ इट रन्स 9,000 मशीन आवर्स इट विल इंकर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 148। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1200 मशीन आवर्स रन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 6000 जब घंटे मशीनरी चली तो 1,12,000 लग गए, जब 9,000 चली तब 1,48,000 लग गए, और जब 12,000 वर्किंग आवर्स चली तो कितना लगा होगा। अब देखो ये क्वेश्चन ना बच्चों को लगता है बड़ा इजी सा है, इसका एक फॉर्मूला है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, उसको यूज करके ही इसको निकाला जा सकता है, उसके अलावा इसको निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आप ट्राई अभी मत करो क्वेश्चन, आपको अगर नोट करना कर लो, कुछ भी तुक्का भेड़ी मत करना, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 184 आंसर इसका, 3। 3 184 आंसर है। यस सर। अच्छा कैसे निकाला ये भी बताओ। सर क्योंकि हर 3000 मशीन आवर पे हमारा 36,000 का अमाउंट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से निकल गया। हर 3000 मशीन आवर पे हमारा 36 का अमाउंट बढ़ रहा है। चलो सर ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल लॉजिक हो गया, ऐसा भाई कहीं ये, लिखा नहीं है। हाँ ये फॉर्मूला तो नहीं है बट ठीक है, चलो आपने हाँ तुक्के से ही निकाला बट ठीक है। सर वैसे फॉर्मूला भी आता है हमें। चलो ठीक है यार, आप बहुत नॉलेजेबल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बढ़िया बात है, ठीक है। तो इजी है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नेक्स्ट, कंट्रोलेबल वेरिएंस आर बेस्ट डिस्पोज ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इजी है, हो जाएगा। A material of 7,500 kgs was introduced in the process and that expected loss is 8%. If the actual output is this, then there is a abnormal gain loss. बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है वाला भी। पहले किस चैप्टर का है तो कोई बताएगा? प्रोसेस अकाउंटिंग। प्रोसेस अकाउंटिंग नहीं, मतलब चैप्टर तो ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट का बताइए। कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, हाँ ठीक है, अब समझ में आया, प्रोसेस ठीक है। अब बताओ आंसर क्या होगा। सिंपल मैथ्स है, परसेंटेज। बोलो बच्चा।
नहीं पता सर। नहीं एक पता? मिनट नहीं, सर। हाँ हाँ निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी वाले आपको करने हैं। आप अपनी नॉलेज टेस्ट करिए। मैं यहाँ पे कोई रेस नहीं लगवा रहा आपको, एक तरह से आईना दिखा रहा हूँ कि आप अभी इस पोजीशन पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 3, लास्ट ईयर ड्यू में, बताओ। ऑप्शन सर नंबर 3। 4 होगा, क्योंकि जितना भी हमारा कॉस्ट से बचा हुआ कुछ भी प्रॉफिट होता है वो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। कॉस्टिंग पीएनएल में बिल्कुल करते हैं, ठीक है चलो। फोर्थ 3। और एक 3। ओके, बाकी बच्चे, सॉरी, हमारा एक तो 3 आया है और एक 4 आया है। बाकी बच्चे चलो, बाकी को नहीं आता, हमें आप पढ़ाओ सर, उसके बाद आएगा। Abnormal gain of 150 kg. The correct answer is 3. Nice one. Next. A company earned a profit of 80,000 on the sales of this in period. If profit increases by 20,000 on the sales in period 2, the company will achieve its BEP. BEP break even point है, easy question है, आप सब निकाल लेंगे, आपको BEP पढ़ाया जाएगा, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें पता है एक चीज क्या है, 15 क्वेश्चन के अंदर हमें जो बीईपी है वो थ्योरी वाइज पढ़ाया जाएगा। बीईपी का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, तो इसको भी ध्यान में रखना कि ऐसा भी होगा कि थ्योरी हम पढ़ा देंगे बट उसका प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पोर्शन इस बार डीयू बीएचयू दोनों में हुआ है कि प्रैक्टिकल पोर्शन पूछा गया थ्योरी वाले का। तो ध्यान रखना आप सभी बच्चे कि क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है, ठीक है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। Who prepares the audit program for conducting an audit? सिंपल क्वेश्चन है। Is true for internal audit in India. Which of the following is true for internal audit in India? अब देखो 18वां क्वेश्चन जो है ना वो मैं मॉडरेट लेवल का कहूंगा। मॉडरेट लेवल का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो इंडियन ऑडिट फॉर इंडिया है ना, बच्चे छोड़ देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे छोड़ जाते हैं, कराया जाता है, बच्चे छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? कौन पूछेगा? आईएएस इतना ये सब कर लिया, कौन पूछेगा? पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, कुछ भी चीज छोड़ के नहीं जाना। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जो बच्चा सब करके जाएगा उसकी ही रैंक आएगी, वही कॉलेज में बैठेगा, सिंपल। आओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ बाउंसिंग ऑडिट का ही है, इजी क्वेश्चन है। हु अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी? ठीक है, ऑडिट का है, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अच्छा, अब देखो आप सभी को एक और चीज बताऊं मैं। 21 क्वेश्चन, 21 जो क्वेश्चन है वो किस सब्जेक्ट का, कौन बताएगा? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स, बहुत बढ़िया, बहुत सेंट्रल बढ़िया। टेंडेंसी मीन। अरे वो बात की बात है, क्या है उससे मैंने नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 22, स्टैट्स। बिजनेस मैथ्स, ठीक है, बिजनेस मैथ्स का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको मेन क्या बता रहा हूं मैं, 20th क्वेश्चन तक हमारी क्या आई, जितने भी अकाउंटिंग थी, 20 क्वेश्चन की अकाउंटिंग आई है, जितनी भी थी, कॉस्ट, फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट, सब में बिजनेस लॉ भी जोड़ा गया, ठीक है, आपका ऑडिटिंग, ये सबके सारे जितने अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट थे, स्पेशलाइज्ड अकाउंट, सब कुछ ये 20 क्वेश्चन के बने, पूरा एक यूनिट ऐसे बनता है, ठीक है। अच्छा, पढ़ना भी आपको इसी तरीके से है, एक यूनिट खत्म करो उसके बाद अगली यूनिट पे आओ, ऐसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। ओके, 21 जो क्वेश्चन है, 15th ऑब्जर्वेशन मीन इज दिस, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। 22 ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करो, अभी करो सबके सब फटाफट, सारे बच्चे। 22 क्वेश्चन, suppose the approximately 15% of the people are left-handed. If two people are selected at random, which is the probability that one is right-handed and the other is left-handed? मुझे तो समझ नहीं आया, देखो साहब बताओ, किसी को आया तो बताओ भाई क्या आंसर है।
2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर बताना है। ये पेपर कर रहे हो आप, बोलो। सर 3। डी। ओके, बाकी बाकी बच्चे। 1 मिनट बचा है, फटाफट। बोलो बोलो बोलो। 1 मिनट इज लेफ्ट, कम ऑन। नहीं आ रहा, हार मान लो। 1 मिनट खत्म। ये एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है, एक्सट्रीम हार्ड लेवल का। एक्सट्रीम हार्ड तो नहीं, बट हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसको आपको एंड में करना है, पहले मत लेके बैठना। आपको अब पता चल गया क्यों ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सिंपल प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको, मैं नहीं कहूंगा मॉडरेट लेवल का जब क्वेश्चन आता है किसी भी प्रोबेबिलिटी की, स्पेशली बोल रहा हूँ प्रोबैब के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तभी उस क्वेश्चन में घुसना। अगर एक बार घुस गए ना तो दिमाग अपना है वैसी टेढ़ा, निकले जब तक निकलेगा नहीं तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। उस चक्कर में आपके 5-10 मिनट खत्म। करेक्ट होगा नहीं होगा नहीं पता। आंसर आपका वैसे 2 है, 0.225, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोबेबिलिटी वाले को यस सर। ये आपको कराया जाएगा। आपको पूरा पेपर बीयू और बीएचयू का एड विद रीजन सारा पेपर कराया जाएगा। अभी आप सिर्फ पेपर का लेवल देखिए और अपना अपने आप को खुद जज करिए, ठीक है ना। कि आपके जो मिसकंसेप्शन थे कि हम कि आता है, वो वाली चीज अभी दूर हो जाएगी। नहीं आता बेटा, अभी नहीं आता, अभी बिल्कुल नहीं आता। आओ। Which of the following is not a property of the coefficient of correlation? बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट। Is not a relative measure of dispersion. अब 24th बताओ आप सभी ने चलो ठीक है, स्टार्ट तो मैं ये नहीं कहूंगा ली है। 24th बताओ, है सिंपल ही। ए मेन वर्ड है इसमें एक। बी। ओके, बाकी रिलेटिव मेजर। 3 ओके, सी। सी सी सी। बाकी सी, पक्का सी। यस सर सी। सी 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 सी, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो यार, रिलेटिव मेजर, अब ये ना सिर्फ डिस्पर्जन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड में दिया रखा होता है। सिर्फ रिलेटिव मेजर डिस्पर्जन का नहीं, किसी भी चीज का जब रिलेटिव मेजर पूछा जाता है ना, रिलेटिव मेजर का मतलब क्या, उसका साथ वाला पार्टनर, मतलब उसका कोफिशिएंट। रिलेटिव का मतलब ही है, जब भी एब्सोल्यूट पूछा जाए तब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, रिलेटिव मतलब उसका साथ वाला पार्टनर कोफिशिएंट। पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो, सिंपल है। Which of the following cases can we use the binomial probability distribution? बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, हो जाएगा। Prosperity, recession, dispersion in a business is an example of which of the following? कोई बता सकता है ये? साइक्लिक ट्रेंड। साइक्लिक ट्रेंड। साइक्लिक ट्रेंड होता क्या वैसे? जो रिपीट है हो नहीं, सकता है। चॉप। ये वाला तो मत बोल। वो ऐसे साइक्लिक चलते रहता है, पहले प्रॉस्पेरिटी आती है, फिर रिसेशन, हाँ, फिर डिप्रेशन आती है। अच्छा, अगर ऐसे कह रहे हो तो ठीक कह रहे थे, जो भी कह रहा था कि सर्कल घूमता है। बट इसको थोड़ा और अगर मैं एक्सप्लेन करने की बात बोलूं तो
क्या होता है प्रोस्पेरिटी का यहाँ पे बेसिकली ये मतलब है कि जब सभी लोगों के पास पैसा है, ठीक है, सभी लोगों के पास पैसा है, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जब खर्चा होता है तब सप्लाई उतनी जितनी होनी चाहिए कंपीट नहीं कर पाती। इसी चक्कर में हमारा क्या होता है, चीजें गिरने लग जाती है। चीजों अब कंपनी के बजट सब नहीं आएगी, कंपनी के दाम गिरेंगे, कंपनी का प्रॉफिट गिरेगा, वो लोगों को निकालना शुरू कर देता है। उससे क्या होगा, रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन आ गया भैया, जो लोगों के पास जॉब नहीं है, खाने के लिए पैसे ही नहीं है, एट द एंड क्या आ जाएगा, डिप्रेशन, जिसको हम स्टैगफ्लेशन के दूसरे नाम से भी जानते हैं। डिप्रेशन आ गया जहां पे हाई इन्फ्लेशन है, मतलब प्राइसेस बहुत ज्यादा है और लोगों के पास काम धंधा नहीं है। इस केस में हमारे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, सिस्टम के अंदर पैसा डालती है, लोगों के पास दोबारा पैसा आता है और वही साइकिल चलता है। ठीक है, साइक्लिक ट्रेंड बहुत बढ़िया, सही आंसर है। If the right tail in distribution, मतलब इजी था। If the right tail in distribution is longer than the left tail, then the distribution is, बहुत इजी है, जिसने स्टार्ट पढ़ी है वो बता देगा। 28, a certain sum of is invested 4% compound annually. If interest for the second year is this, interest for the fourth year will be। 28 सॉल्व करिए सब, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट सारे बच्चे। एक मिनट शुरू हो चुका है, 43 या 44 पे बताओ। और सारे बच्चे पेन पेपर लो, मुझे पता है आधे बच्चों के पेन पेपर नहीं है, कहानी सुन रहे हो। सर डी। डी, ओके। बाकी फॉर्मूला है इसका सिंपल सा। एक मिनट खत्म, छोड़ दो। डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। डिमांड फंक्शन ऑफ दिस, इट विल बी यूनिटरी प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड एट पी इक्वल्स टू रुपीज। ये इजी ही है वैसे तो, बट ठीक है, हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस मैथ से डर किस किस को लगता है यहाँ पे? मी, मैथ्स और बोलो। स्टैट्स नहीं आता। हाँ, मैथ्स और स्टैट्स नहीं आता। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार दोबारा बोल दीजिए। मैथ्स और स्टैट्स नहीं आता। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चे? सर मैथ से लगता है। बहुत ज्यादा डर लगता है सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यार मुझे आपकी ऑडिबल नहीं पता। मैथ्स में डब्बा गुल है, काश पढ़ा लिए होते बीकॉम। अच्छा मैसेज कर दो, मुझे आवाज नहीं आ रही आप सबकी। मैथ्स से डर लग रहा है सर, लग रहा है, हमें भी लग रहा है। कोई नहीं, हम पढ़ाएंगे मैथ्स, उसके बाद मैथ्स बहुत इजी लगेगी। अच्छा आवाज आ रही है? हाँ आ रही। आ रही है, ओके। मुझे नहीं आ रही आपकी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वैसे इजी है, बट मैथ्स यहाँ पे सबकी थोड़ी है, वीक है, इसको मॉडरेट ही रख रहा हूं मैं। ठीक है, 31 पे आते हैं। मशीन कॉस्टिंग रुपीज सी इज डेप्रिशिएटेड एट 100% per annum using diminishing value in its book value after 2 years will be। बहुत इजी क्वेश्चन है। A bill of rupees 5,000 discounted by a customer with his bank due after 3 months. Bank charges discounted that this customer will get। Easy है।
अब ये इजी इजी मैं अपने लिए बता रहा हूं कि तुम सोच के बैठो हाँ हमें भी आता है, पढ़ाया जाएगा तुम्हें, उसके बाद बोलना। ओके 35 पे आ जाते हैं। Mr. X, a non-government employee, received 28,000 as cash equivalent of leave salary at the time of his retirement. This, the maximum amount which he can exempt in this case will be. सर किस सब्जेक्ट का वो है? इनकम इनकम टैक्स। टैक्स। एक मिनट यार, मैं अपना माइक ऑफ करके दोबारा लगाऊं। आप बताते रहिए, सुन रहा हूं मैं। मैसेज करिए अपना। मुझे 1 मिनट देना बस। बस तभी मुझे ऑनलाइन क्लास चाहिए। दो मिनट। ओके, आवाज आ रही है सबको? यस सर। बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना? थर्टी फाइव, बताओ। ऑप्शन सी। 3 अरे लाख। ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी या ए? ए। चलो ऑप्शन ए आपका सही है। अच्छा कैसे निकाला अभी बताओ। सर टैक्स में सर ये स्टैट्यूटरी लिमिट जो होती है वो मैक्सिमम 3 lakhs की होती है, बहुत वही बढ़िया, हो सकती है और उसमें सबसे मिनिमम लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, नाइस। तो मतलब आपको लॉ पता है, इनकम टैक्स का लॉ। देखो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा, उस पर आप निकाल लोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। perquisite in respect of motor car 31st January, percentage method will be followed. Okay, question number 36, बताओ। While computing the value of perquisite in respect of a motor car sold by the employer to the employee on 31st Jan, the following percentage and method will be followed. बताइए।
मेन वर्ड ये है, दूसरा मेन वर्ड ये है। बताओ। नहीं पता सर, पक्का नहीं पता। किसी को पता है यहाँ पे? एनीवन? नो सर। नहीं पता, मुझे पता था। ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको इनकम टैक्स के दो लॉ को एक साथ जोड़ के लेना है, कंसिडर करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। कौन कौन सा? वैल्यू ऑफ परक्विजिट, परक्विजिट फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं जो कंपनी, फ्रिंज बेनिफिट मतलब कुछ ऐसे फायदे जो नॉन मॉनेटरी है, ठीक है, और मोटर सोल्ड बाय अ कार, ठीक है। इन दोनों के अलग लॉ है, इन दोनों का, क्योंकि कोई खर्चा जब एम्प्लॉयर करता है तो उसका अलग लॉ है। इन दोनों लॉ के कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप बाद में अटेम्प्ट करिए, ना कि पहले। नेक्स्ट 37 अंडरटेकन। 37 हार्ड लेवल है, मैं पहले बता रहा हूँ, छोड़ दो। ए। ये ठीक है बट थोड़ा है। ओके, आंसर सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ सारे। 38 करो। मैं बता देता हूँ थोड़ा क्या क्या है इसमें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहला, एटीसी, बताइए 38। सर सी। सी, ओके। बाकी बाकी बच्चे? हम्म, बताओ। एक का आंसर आया मेरे पास सी, बाकी? सर नील। नील? नील तो नहीं हो सकता, क्योंकि एटीसी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, उसके अंदर रिडक्शन तो मिलती है। बाकी? सी लग रहा है सर। सी लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, एटीसी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत अच्छे से आपको कराया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म यस सर सी। सी, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे आपका 15% लगता है, मतलब जो आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो ना, उससे रिलेटेड कुछ जब आपको प्रॉफिट मिलता है उसमें 15% जाता है, तो उसमें डिडक्शन तो है नहीं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हटाओ, जो 4 लाख का है। बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम 50,000 की है ड्यूरिंग द असेसमेंट 2021, ठीक है, इसे ध्यान में रखना। इन्वेस्टमेंट 3 लाख की करी उसने 2021 के अंदर ही, for which he is eligible of deduction under 80C. In this case, the amount of deduction under 80C for the assessment year this, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो उसने 50,000 की इनकम कमाई है, ठीक है, उसने वही पैसा और पैसा लगा के, मतलब 2-2.5 लाख और लगा के उसने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। तो टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट हुई 3 लाख की। अब सवाल आता है सर, 80C के अंडर, अपना 80C के अंडर एक लॉ होता है कि जितना भी बिजनेस इनकम अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके एज ए डिडक्शन काउंट होती है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका 50,000 है। 50,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 80C जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट ऑफ द आपकी डिडक्शन दे रखी होती है, इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है जब भी आप इनकम टैक्स पढ़े। Mr. X gets debentures on a private company to his wife without consideration she earned। 39th क्वेश्चन नंबर 39 करिए। 56 से 57 पे आंसर चाहिए मुझे, बताओ। मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, मिस्टर सर एक्स एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट, ओके।
मिस्टर एक्स और एग्जेम्प्ट, बाकी बताओ। मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कौन है ये एक्स? यही तो सारी दिक्कत है, एक्स एक्स, सबकी एक्स होगी यहाँ पे, तभी कह रहे हैं मिस्टर एक्स मिसेज एक्स। हैं बताओ, 1 3 बाकी। ओके, फाइनल कर रहे हैं। 3। और अपनी भी एक्स थी। हाँ, क्या 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 बोला? मिसेज एक्स क्यों चली गई यार? ठीक है, मिसेज एक्स मिल गई मुझे। मिसेज एक्स मतलब मिसेज एक्स करेक्ट आंसर है। मिसेज एक्स, मिसेज एक्स करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, Mr. X supplies interior designing services to Mr. Y. The location of Mr. X is Tamil Nadu. Location of Mr. Y is Canada. In such a situation, the place of supply of service will be determined as per GST. बताओ करेक्ट आंसर। किसी ने पढ़ा है यहाँ पे GST? बोलो। हाँ बोलो, नहीं आता तो ना बोलो, पर बोलो। Section 7 of the IGST Act. IGST, दूसरा। ठीक है। सेकंड 4। सर सेक्शन 13 ऑफ IGST। 13 मतलब 4, सेकंड एंड 4 ना, बाकी तुक्के तो नहीं बैठ रहे हैं? सेक्शन 13 ऑफ द IGST, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया नमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपका खत्म है। अब ध्यान से एक और चीज दिखाऊं आपको। 41 पढ़िए और बताइए किस चैप्टर किस सब्जेक्ट का है। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, मैक्रो माइक्रो कुछ तो बोल। इकोनॉमिक्स माइक्रो पक्का माइक्रो? माइक्रो हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स लग रहा है ये आए पूरा, नहीं, मतलब बिजनेस। माइक्रो है। बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करते हम, सिंपल है, माइक्रो का। ठीक है, 42 सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट बताओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 43 सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स Economics। माइक्रो। क्या देखा हमने? 20th क्वेश्चन तक सारी अकाउंटिंग आई, 21 से 40 तक अपना कितना आया? बिजनेस का स्टैट्स, बिजनेस मैथ्स और सारा टैक्सेशन, इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, तो आप देख रहे हो सेक्शन वाइज आपका पेपर भी उसी सेक्शन वाइज का बटा हुआ है, तो इसी चीजें से हमें प्रिपेयर करना है, इसी स्ट्रैटेजी के साथ। आपने देखा होगा बिजनेस मैथ्स के क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। टैक्स के क्वेश्चन हुए बट गलत हुए, उस पर ज्यादा ध्यान देना है इजी बट ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग में, तो कुछ क्वेश्चन थे जो इजीली हो गए, कुछ क्वेश्चन थे जो हमें छोड़ने हैं जानबूझ के, जिन्हें हमें पंगे नहीं लेने। तो आपको उन क्वेश्चन को ना सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब इस पे आते हैं, 41 क्वेश्चन पे आओ। तो 41 इजी है, 42 क्रॉस वेलोसिटी इजी है, 43 क्वेश्चन, 43 बताओ भैया आंसर क्या होगा 43 का? क्वेश्चन नंबर 43 जल्दी। 8-1 हो गया, 8-2 पे आंसर चाहिए मुझे। और ये क्लास लंबी चलेगी, कोई ऐसा एक नहीं है कि 1 घंटा की क्लास है, मैं पहले बोल रहा हूं। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 43 आंसर। थर्ड, ओके। इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ द फर्म एंड फाइंड एक्टेड बाय द फर्म। ठीक है, बाकी सर ए।
ए, Sir, option A. option A, increase the prosperity of the firm but decrease the prosperity of the factors hired by the firm. ठीक है, बाकी आंसर इज 3। ठीक है, अब 3 क्यों वो भी बता दो। सुनो मेरी बात, सिंपल सी बात है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, कौन से? कैपिटल, मैं भूल गया, बाकी बताना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। बहुत बढ़िया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं क्लियर बात करूं तो आपकी जो लैंड है और आपकी जो कैपिटल है वो एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, क्योंकि वो एक बार लगा दिया उसको एकदम पड़ी रहेगी, उसमें आपको कुछ ये नहीं है कुछ मिलेगा है, कुछ आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, आपकी जो बाकी दो चीजें हैं, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप, अगर अगर कंपनी अच्छा करती है तो इन दोनों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, क्यों भैया? सिंपल सी बात है, टीसीएस कंपनी है, ठीक है, टाटा की कंज्यूमर सर्विसेज है, अभी आपने सुना होगा सब कुछ ऑनलाइन है, तो टीसीएस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है प्लस जो उसका प्रॉफिट है ना, आसमानों पे है। उसके एम्प्लॉयज को, मतलब रिसेंट रिपोर्ट में इन्फोसिस और टीसीएस जो कंपनियां है उनके 22,000 जो एम्प्लॉय है वो मिलियनर्स की लिस्ट में आ गए, इतने ज्यादा उनको सैलरी हाइक हो चुके हैं इस पैंडेमिक में। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही फर्म क्या है, प्रोस्पेरिटी कर रही है, दोनों ही फर्म के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी भी प्रोस्पेरिटी हुई, तो द करेक्ट आंसर इज सी। अब ये जो चीज है ना, जो ये 43 क्वेश्चन था, ये एक हार्ड लेवल में आता है। क्यों हार्ड लेवल में आता है? क्योंकि ये एक इंडियन डेवलपमेंट का क्वेश्चन था। ठीक है, ना माइक्रो ना मैक्रो। ठीक है, यहाँ पे आपकी कॉमन सेंस भी काम आनी चाहिए थी कि हमने पढ़ रखा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमने पढ़ रखा है कि प्रोस्पेरिटी क्या है। ठीक है, उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया गया अपने आप से। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को, है इजी, सभी अटेम्प्ट करेंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चों का गलत होगा, क्योंकि बच्चे क्या ओवर थिंक करते हैं। बच्चे, जिसने ए बोला है उसने कुछ सोच के बोला होगा, मैं मना नहीं कर रहा, वो ज्यादा सोच के बोल दिया बस। ठीक है, तो आपको सिंपल अपना लॉजिक रखना है, खासकर इकोनॉमिक्स की यूनिट के अंदर। ठीक है, उस लॉजिक को यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा, किसी भी क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 44, कर फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, इजी है। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर व्हेन 5 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, 10 वर्कर्स, ओके, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 46 करिए एक बार सारे बच्चे। 8 4 हो गया, 8 5 पे बताना आंसर, बताओ 46। क्वेश्चन नंबर 46 बताओ फटाफट सारे बच्चे। बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 46। नहीं आता, कर रहे हो? आठ 6 हो गए भैया, टाइम्स अप। ठीक है, क्वेश्चन बहुत, Second. हाँ क्या बोला, क्या बोला? Second one. सेकंड, ओके। आओ आओ देखिए क्या है, बिलो वाला है आंसर आपका, जो है एकदम सही है। अच्छा, कैसे करा? अप्रोच क्या थी? है तो ठीक, पर अप्रोच क्या थी?
Law of variable proportion. हाँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एपी एमपी का रिलेशन पड़ा है कि भैया जब एपी एमपी से क्या होता है, बड़ा होता है, तो एमपी ज्यादा तेजी से भागता है, ठीक है। एपी और एमपी इक्वल होते हैं, क्या होता है, एमपी एकदम भागता है बट थोड़े कम इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। जब भी एपी एमपी से छोटा हो जाता है, एमपी गिरना शुरू हो जाता है। उसी रिलेशन को यहाँ पे क्या करा, प्रैक्टिकल फॉर्म में पूछ लिया गया। अब बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं। कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ वो रिलेशन ही याद रखना है। 5 वर्कर है, 10 इंप्लॉयड है, ठीक है। वही 6 वर्कर और 12 इंप्लॉयड हो गए, तो आपका एमपी और एपी कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल सा जो रिलेशन में पढ़ना चाहिए, उस रिलेशन को याद करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। थ्योरी का क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछा गया, ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ओके, इन द लॉन्ग रन द कॉम्पिटिटिव फर्म सप्लाई कर्व इज द, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएगा तुमसे। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिस्ट हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, खासकर जो बीएचयू के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बीएचयू में ना ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ये वाले 48 में क्या है, आपको बोल दिया गया कि अलग अलग आपको इकोनॉमिस्ट के नाम दे दिए गए, ठीक है, और उनकी द्वारा जो थ्योरीज या बुक्स उन्होंने जो लिखी है उनको दे दिया गया। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बीएचयू, जो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, जो बीएचयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इन क्वेश्चनों में ज्यादा ध्यान देना है। इस बार डीयू में भी पूछा गया, तो जो डीयू वाले प्रिपेयर कर रहे हैं, हल्के में मत लेना, करके जाना, करवाया जाएगा तो उसको करके जाना, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मॉडरेट लेवल में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे छोड़ जाते हैं, क्योंकि आना नहीं, आ गया है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक वेरिएबल इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, हो जाएगा। आओ नाइस, 50वां क्वेश्चन नंबर 50। जो है कर देगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। क्या मत, ये मत पूछना, बस गिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 करो। एक और मिनट दे रहा हूं, फटाफट। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, हाँ ना बोलो। नहीं सर। नहीं आया। बाकी Sir, is it C? ओके, 1 मिनट। सर डी। डी, सर डी। डी स्टेटमेंट इज 1, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। डी, डी के बड़े सारे हैं। बी, बी Statement 1. D. स्टेटमेंट, 4th. ओके, स्टेटमेंट 1 भी है, 4th है, ठीक है। 4th को भी तक सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। बाकी ओके, सुनो मेरी बात। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, ये मॉडरेट और हाई लेवल के बीच का क्वेश्चन है, क्योंकि ये है, और मेरे हिसाब से ना, आप अगर एक बार ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आप कहोगे सर ये तो इजी था, मॉडरेट भी नहीं था, हार्ड था। क्यों मॉडरेट या हाई है? यहाँ पे ना बच्चा आपको क्या दिया, एक ही कंसेप्ट को 2 तरीके से पूछा और बोल दिया कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। बेसिकली यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। मनी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, उसके अंदर आपको एमपीएस से रिलेट करा जाएगा, आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करा जाएगा, और उसी से ये सवाल भी आया है। अगर आंसर देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
ओके, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, करेक्ट आंसर इज 3। मोस्ट ऑफ द बच्चे फेल हो गए हैं, 1 वाले फेल है और 4 वाले तो बहुत सारे, तो सारे फेल हो। थर्ड वाला एक लड़की ने बोला था, बहुत बड़े आंसर दिया। सर मैंने सर गिफ्ट The ओके, answer is सुनो मेरी statement बात, was in one is गिफ्ट incorrect मिल and जाएगा। statement आंसर तो कुछ और है। सर डी बोलिए, ही है। आंसर डी है। ओके, फोर्थ हाँ वाला सही है, 1 और 3 वाले गलत है। तो देखो बोगी हो गया, क्योंकि बड़े सारे बच्चों को गलत हो, गिफ्ट तो नहीं मिलेगा किसी को, ठीक है। और जो 3 वाली लड़की खुश हो रही थी, उसका गिफ्ट कैंसिल है। चलो बढ़िया, अच्छी नजर गई आप सभी की, ठीक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, ये वैसे इजी है, 51 पर करिए, सारे बच्चे करिए 51। क्वेश्चन नंबर 51, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से है ये वाला। Money supply, the rise in currency deposits one supply constant, money बताओ। क्या हो गया? नहीं आता? सर ए बी सी, मतलब ऑप्शन बी। हाँ? वाह, ऑप्शन बी चलो सेकेंड। शुक्र है, मुझे लगा कुछ नया सुनने को मिला। ए बी सी सर तीनों ही करेक्ट। ओके बढ़िया। बाकी अच्छा, आप मेरी बात सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, बड़ी सारी चीजें है सर, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जो ये दे रखा है ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ मनी, मनी सप्लाई कांस्टेंट, ये आपका फुद्दू बनाया जा रहा है। मेन क्या आपने देखना है, राइज इन सीआरआर, फॉल इन मनी सप्लाई, ये वर्ड भी आपको फुद्दू बना रहा है। सिंपल सी बात है, सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो है, वो पैसा जो बैंक को क्या है, अपने पास ज्यादा पैसा रखवाएगा, बैंक के पास कम पैसा बचेगा, बैंक के पास कम पैसा बचेगा, उससे क्या होगा, बैंक आगे लोन कम दे पाएगा और मनी सप्लाई मार्केट के अंदर क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो ए आपका करेक्ट है। बी सी डी आपको इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। सारे ए बी सी डी चारों में आपको क्या है, ये दे दिया डराने के लिए कि सर ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, कहां से आ गया, ये इक्विलिब्रियम तो उसमें था ही नहीं, ये कहां से आ गया, ये डराने के लिए। मेन क्या वर्ड, फॉल, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। ओके, तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन को कि आपको डराया जाएगा, कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, बेसिक ही क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर इज 6486।
ठीक है, आपका सेकंड जिसने बताया था ABC आपका ठीक है। डी ठीक क्यों नहीं है वो भी बता देता हूँ। देखो, राइज इन CRR, सिंपल सी बात है। CRR क्या होता है? ऐसा पैसा जो बैंक को RBI के पास रखना है, ठीक है। जब इसमें राइज होगा तो मनी सप्लाई में राइज होगा? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? बैंक के पास पैसा कम बचा है, आगे लोन बैंक कम दे पाएगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा और मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कम होगा, इसलिए राइज इन मनी सप्लाई नहीं हो पाएगा। इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेंट मनी सप्लाई कांस्टेंट, दिमाग से खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इजी सा क्वेश्चन था, अलग ढंग से पूछा, हार्ड बन गया। ठीक है, ओके। चलो अब मुझे बताओ, और क्वेश्चन करने हैं या आज के लिए काफी है? सर काफी है सर, इतना ही देख के लग रहा है कि कुछ नहीं आता है। बाकी बाकी बच्चे? सर काफी है, लेवल पता चल गया। नहीं देखो, इतना डिमोटिवेट मत हो, ऐसे बोल रहे हो सर नहीं आता मैं, ऐसे भी मत बोल, ठीक है। बाकी बच्चे? अच्छा बच्चा मेरी बात सुनो, ठीक है। ये पेपर कराने का मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं था कि आप सभी को मुझे डराना है या कुछ करना है। मेरा सिंपल सा एक ही इंटेंशन था, आप सभी को ये चीज बताना कि आपको आता है बट वो इनफ नहीं आता, ठीक है। आप कह रहे हो हम कर लेंगे, करना आपको ही है, बट भैया गाइडेंस ले लो, क्या दिक्कत है? गाइडेंस लेने में कुछ जा तो नहीं रहा, ठीक है, मिल ही रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टॉपिक्स मिलेंगे, क्लासेस होगी, नोट्स मिलेंगे सेम तरीके से। अच्छा आज नोट्स में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर थे? पेपर क्लियर था? कि फर्स्ट क्लास में जो मैंने ली थी बड़ा सबका था कि सर नोट्स क्लियर नहीं है, आज क्लियर थे? हाँ ना बोलो। यस सर। बढ़िया थे, ठीक है। यस सर। हाँ तो मैं इसी चीज पे देखो हमने काम करा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस मैं आप सभी को ये बोलूंगा, आप जो कर रहे हो तैयारी करते रहो, साथ के साथ ही क्रैकेट की क्लासेस को लो, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। जो मैं कह रहा था ना इजी है, उड़ा देके उड़ा देके, बेटा जब क्लास में आओगे तब उड़ाओगे ना, घर बैठे बैठे नहीं होता। क्लास में आओगे, ज्वाइन करोगे, उड़ाएंगे, बेशक उड़ाएंगे, बट पता होना चाहिए कहाँ कैसे और कब उड़ाना है और कितना उड़ाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी इसको एंड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि यूनिट वाइज पेपर आया कि एक यूनिट के क्वेश्चन सारे 20 तक, फिर 20 तक, फिर 20 तक, इको 60 के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, इस बार आ गया ठीक है क्योंकि पेपर टफ था, मान लो इनको शफल कर दिया गया, तो आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए पहली बात। आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना उसके बारे में पता होना चाहिए, देख के समझ में आना चाहिए कि भैया डायरेक्ट क्वेश्चन है कर दो, हार्ड लग रहा है अभी के अभी छोड़ दो, बाद में अटेम्प्ट करेंगे जब टाइम हमारे पास बचेगा। आपको 100 में से 100 नहीं लाने, आपको 100 में से उतने लाने हैं जो बाकी बच्चों के नहीं आएंगे, सिंपल। आपको बाकियों से अच्छा करना है, सबसे अच्छा नहीं करना, ठीक है। 100 में से आप 50 क्वेश्चन करके आओ, 60 क्वेश्चन करके आओ, बट सही क्वेश्चन करके आओ, सारे मत अटेम्प्ट करो। ये बच्चों की होती है कि सर 100 अटेम्प्ट कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, कोई नहीं कुछ ठीक हो जाएगा तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता, तो तुक्केबाजी मत करना, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करना आ गया, ठीक है। पेपर की प्लानिंग कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है आ गई, ठीक है। अब आप सभी से मेरा एक Q&A है कि आप सभी का कोई भी सवाल हो कि सर किस सब्जेक्ट को कितना प्रिपेयर करना है, किस सब्जेक्ट को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कुछ भी एमकॉम से या एमकॉम के पेपर से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं। शुरू करिए। सर अकाउंट्स वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा अकाउंटिंग है? कॉस्ट।